नमस्कार। एक छोटी सी योगिक प्रक्रिया मैं आप सबको कराऊंगा। आप जहां हैं वहां आराम से बैठ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स होकर, बिल्कुल रिलैक्स होकर। कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं, उनसे निवेदन है, पीछे जो स्टॉल लगी है उनसे भी निवेदन है कि अगले 2-3 मिनट तक अगर हो सके तो कृपया शांत रहेंगे। पुष्प जी, थोड़ा सा मेरा निवेदन है कि नेक्स्ट 5 मिनट्स आप शांति बनाए रखेंगे। आप लोग अपनी आंखें बंद कर लें, सुख की मुद्रा में, बिल्कुल आराम की मुद्रा में, जैसे आपको अच्छा लगे रिलैक्स होकर बैठ जाएं। आंखें बंद। एक लंबी गहरी श्वास, डीप ब्रेथ, एक्सहेल। एक लंबी गहरी सांस, पूरी श्वास भीतर तक, एक्सहेल। एक बार अंतिम बार, लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। आंखें बंद। अपना ध्यान अपनी श्वासों पर, अपने दाहिने पैर की उंगलियों पर, दाहिने पैर की एड़ी, टखना, घुटना, पूरा राइट लेग रिलैक्स। पूरा राइट लेग फील करें, रिलैक्स। अपना ध्यान बाएं पैर की उंगलियों पर, बाएं पैर की उंगलियां बिल्कुल शांत, आराम, रिलैक्स। बाएं पैर की एड़ी, टखना, घुटना, थाइज, पूरा लेफ्ट लेग रिलैक्स। महसूस करें कि दोनों पैर आपके शरीर के अंग नहीं हैं, बिल्कुल शांत, रिलैक्स। अपना ध्यान अपनी कमर पर, स्टमक, चेस्ट, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, शोल्डर्स, नेक, ईयर, बोथ आईज, आपका माथा, पूरा मस्तिष्क, पूरा शरीर रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का। श्वासों पर आपका ध्यान, ब्रेथ, नॉर्मल ब्रेथ, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, बिल्कुल शांत। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें और वापस महसूस करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसकी प्रक्रिया 2015 में प्रारंभ हुई थी। वैश्विक स्तर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के पूरे विश्व ने एक एजेंडा तय किया। उस एजेंडा का SDG 4
जिसको ग्लोबल एजुकेशन एजेंडा 4 कहा जाता है, वहाँ से हमारी NEP का जन्म होता है, SDG 4। पूरे विश्व ने माना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 2030 तक वैश्विक स्तर पर शिक्षा को इस दिशा में लेकर के जाना है। भारत सरकार ने उसको अडॉप्ट किया SDG 4 को 2015 में, और वहाँ से फिर कमेटीज और रिपोर्ट और बाकी लंबा प्रयास और डिस्कशन चलता है, और फाइनली 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के सामने आती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पहले, 2020 के पहले 1986 की शिक्षा नीति थी, उससे पहले 1968 की शिक्षा नीति थी, उससे पहले 1964 का कोठारी कमीशन था, उससे पहले 1949 में राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट थी, और उससे पहले 1936 में पहली बार महात्मा गांधी ने डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में वर्धा समिति का आयोजन कराया था, जहां पर शिक्षा को लेकर चर्चा होती है। लगभग 80 वर्षों से वर्धा समिति 1936 से और 2020 की शिक्षा नीति तक जो मूल बातें हैं वो सेम है। 36 में महात्मा गांधी और डॉक्टर जाकिर हुसैन की समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें यह डिमांड की गई कि हमको अपने देश की जरूरतों के अकॉर्डिंग, अपने देश की संस्कृति और भाषा के अकॉर्डिंग एक ऐसी शिक्षा नीति मसौदा बनाना चाहिए जिससे देश को चलाने वाले, बनाने वाले लोग मिल सके। उसमें 3 शब्दों की बात गांधी जी भी करते हैं और डॉक्टर जाकिर हुसैन भी, हैंड, हार्ट और हेड। ये 3 शब्द 3H शिक्षा के क्षेत्र में बहुत याद किए जाते हैं, किसी भी कॉन्फ्रेंस में बात होती है। ये 36 से इस शब्द की शुरुआत हुई थी भारत में, हैंड, हार्ट एंड हेड, कि बच्चे का इस तरह से विकास करो कि उसके मस्तिष्क का पूरा बौद्धिक विकास हो, उसके आत्मा का, उसके हार्ट का, उसके दिल का पूरा आत्मिक विकास हो, और हाथ जिसको साइकोमोटर कहते हैं उसको काम मिले। ऐसी शिक्षा जो मानसिक विकास करे, जो आत्मिक विकास करे और जो हाथों को काम दे, वो शिक्षा हमारे स्कूलों और घरों में होनी चाहिए। ये डिमांड 36 में वर्धा समिति में आता है, और फिर ये आज तक हो रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 भी यही बात कहती है कि हमको अपने क्लासरूम्स को, अपने घरों को, शिक्षा व्यवस्था को इस तरह से दोबारा सजाना है, दोबारा पलटना है, दोबारा व्यवस्थित करना है कि जो बच्चे बन रहे हैं वो ऐसे हों जिनके हाथों को रोजगार मिले, कैपेबल हों, स्किल्ड हों, कॉम्पिटेंट हों। ये बात होती है हैंड की। वो ऐसे हों जो सरल हों, जो वैल्यू बेस्ड हों, एथिकल हों, कोलैबोरेटिव हों, सोशल थिंकिंग वाले हों, अपना, अपने माँ बाप का, देश का, राष्ट्रीय संपत्ति का सम्मान करने वाले हों, ऐसे हों जो देश और समाज के लिए सोचे और आगे बढ़े, जो आत्मिक विकास की बात होती है, हार्ट की बात होती है, और ऐसे हों जिनका पूर्ण मानसिक विकास हो, उनके न्यूरॉन्स डेवलप हो, वो इनोवेटिव और क्रिएटिव हो, वो नए नए आविष्कार करें, रिसर्च करें, नई स्थापना करें, दुनिया को आगे बढ़ाएं, दुनिया की समस्याओं का निदान दें। ये 3H की बात 36 से 2020 तक हर जगह होती है। तो मूल प्रश्न और मूल उत्तर एक ही है जो पिछले 100 वर्षों से चल रहा है, कि अगर पूछा जाए शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो सामान्य शब्दों में तो हम सब बोल लेते हैं, सर्वांगीण विकास, रटा हुआ शब्द है ये। कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये भी रटा हुआ शब्द है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये भी रटा हुआ शब्द है। शारीरिक, आत्मिक, मानसिक विकास, ये भी रटा हुआ शब्द है। हर मंच पर, हर जगह हम ये बात करते हैं, लेकिन फिर भी जो देश के नौनिहाल आगे बढ़ते हैं, जो हमारी संसद में नेता बैठते हैं, जो हमारे दफ्तरों में डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बैठते हैं,
जो स्कूलों में अध्यापक होते हैं, जो न्यायालयों में न्यायाधीश होते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि यह शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जो कंप्लीट डेवलपमेंट है वो नहीं दिखाई पड़ता। और अगर ऐसा होता तो 40 करोड़ आबादी अभी भूखी नहीं होती। अमेरिका की अदालत में एक मुकदमा आता है, न्यायाधीश की उस अदालत में मुकदमा प्रारंभ होता है और एक लड़का पेश किया जाता है जिसने किसी स्टोर से ब्रेड चुराई थी। जज साहब उससे पूछते हैं, तुमने क्या अपराध किया है? बोला, साहब मैंने ब्रेड चुराई है। तुमको मालूम है कि तुमने अपराध किया है? जी मुझे मालूम है मैंने अपराध किया। तुमने क्यों चुराई? बोला, मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। तुम मेहनत क्यों नहीं करते हो? बोला, मैं किसी कार वॉश की कंपनी में नौकरी करता था, मेरी माँ बीमार थी, छुट्टी मांगा, नौकरी से निकाल दिया। तुमने किसी से मदद क्यों नहीं मांगी? मैं सवेरे से लगभग 50 लोगों से मैंने मदद मांगी है, लेकिन किसी ने मुझे नहीं दिया। इसलिए मैं उस दुकान में गया, मेरी माँ बीमार है, उसके पास दवा नहीं है, वो 3 दिन से भूखी है, इसलिए मैंने उसके लिए ब्रेड चुराई, मेरे पास कोई उपाय नहीं था और मैं अपराधी हूं। लड़का अपनी आंख नीचे कर लेता है। जज साहब सर उठाते हैं और निर्णय देना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि इस अदालत में जितने भी लोग हैं वह सब अपराधी हैं और मैं अदालत में मौजूद हर व्यक्ति को $10 की सजा देता हूं। और सबसे पहले अपनी जेब से निकाल करके $10 मेज पर रख देते हैं और निर्णय देते हैं कि अदालत के बाहर बिना $10 जमा किए कोई नहीं जाएगा। और फिर निर्णय देना प्रारंभ करते हैं कि जिस स्टोर में उस बच्चे ने चुराया, उस स्टोर के मालिक के ऊपर $100 का जुर्माना लगाते हैं। उस बच्चे को पिटाई करने के लिए $100 का जुर्माना लगाते हैं, क्योंकि उसने इंसानियत को खत्म किया था। और निर्णय देते हैं कि जितना भी जुर्माना है ये इस बच्चे को दे दिया जाए। और आंख में आंसू लेकर के कोर्ट से बाहर चले जाते हैं। आज भी हमारे देश में 40 करोड़ आबादी, जी ये हमारे सरकारी रिकॉर्डों में दर्ज है, 40 करोड़ आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन पर है। मीन्स 2 टाइम का 2 जून का भोजन नहीं मिलता। और 2 जून के भोजन में जो 1200, 1500, 2000 रुपए महीने की जरूरत होती वो नहीं मिलता है। भोजन नहीं मिलता है, कपड़े नहीं मिलते हैं, छत नहीं मिलती है, शिक्षा तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। ऐसी आबादी को शिक्षा तक ले आना, सबसे पहले तो उनको काखा गाघा सिखाना, ABCD सिखाना, शिक्षा का मतलब समझाना, उसके बाद उनको स्किल करना, हाथ में रोजगार देना, कॉम्पिटेंट बनाना, उसके बाद और उसी के साथ उनको देश के लिए सोचने लायक, मूल्यवान विचार लायक निर्माण करना। ये बहुत बड़ा चैलेंज है देश के सामने। हम CBSE परिवार के लोग, मैं सुबह भी कह रहा था कि सिर्फ 7% तक हम हैं, 93% अभी भी सरकार के पास हैं और उनमें से ये 40 करोड़ की स्थिति इस तरीके की है। देश का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक हम शिक्षा को उन तक नहीं पहुंचाएंगे और शिक्षा जो रटने वाली है उसको स्किल और कॉम्पिटेंसी बेस्ड नहीं बनाएंगे। ये ध्यान रखना है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करना, 100 में 100 नंबर दिलाना, IIT में मेडिकल एंट्रेंस में पास कराना, मेरिट अपने बोर्ड पर मेरिट लिस्ट लगाना, पेपर में इश्तहार देना कि हमने टॉपर्स पैदा किए, नहीं है।
अगर ऐसा होता तो देश अब तक बदल गया होता। पढ़े लिखे, शिक्षित, वेल एजुकेटेड लोग क्राइम करते हैं, करप्शन करते हैं, हिंसा करते हैं, डिवाइड करते हैं, इनह्यूमन होते हैं। कहीं से ऐसा नहीं है कि हम अच्छी शिक्षा दे करके, नंबर दे करके, रटा करके हम इंसान बना देंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो ड्राफ्ट है, जो आमुख है, जो प्रीफेस है, जो फर्स्ट पेज है, उसमें कस्तूरी रंगन साहब लिखते हैं कि शिक्षा का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, अंतिम या प्राथमिक उद्देश्य एक बेहतर इंसान बनाना है, एक अच्छा इंसान बनाना है, जो सेंसिटिव हो, स्किल्ड हो, कॉम्पिटेंट हो, देश और समाज के लिए सोच सके। जितने लोग मेरे सामने यहाँ बैठे हैं, चूंकि मैनेजर्स हैं, ओनर्स हैं, आपके पास स्कूल हैं, 2-4-10 लाख रुपए आपको मिल जाते हैं, आप अपने घर की ज़रूरतों को भी पूरा कर लेते हैं, 2-4-6 हज़ार परिवारों को शिक्षित भी कर देते हैं, उनकी फीस भी माफ़ कर देते हैं। पलट करके कभी सोचिए कि आपकी ज़िंदगी क्या खुशहाल है, जॉयफुल है, आप मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, अपने बच्चों को टाइम देते हैं, आपके बच्चे संस्कारित हैं, वैल्यू बेस्ड हैं, एजुकेटेड निकल रहे हैं, आपका समाज आपको रिस्पेक्ट देता है, आप स्वस्थ हैं, अपनी पत्नी को समय देते हैं, समय बिताते हैं, बच्चों के साथ शाम को, सुबह, दोपहर फुर्सत में बात करते हैं, हालचाल लेते हैं, उनको समझते हैं, या सिर्फ पैसा कमा करके फीस जमा कर देंगे, सामान दिला देंगे, गाड़ी दिला देंगे, ट्यूशन करा देंगे। ठीक है, यही हमारी शिक्षा है। हम में से ज़्यादातर यही करते हैं। जब पैसा आ जाता है तो भी अपना वो सामाजिक योगदान अपने परिवार को भी नहीं दे पाते हैं, और हम संतुष्ट रहते हैं कि हम सही कर रहे हैं। जीवन का उद्देश्य जॉयफुलनेस है, आनंद के साथ जीना है। हम थोड़ी सी चीज मिल जाती तो सोचते हैं यही आनंद मिल गया, शाम तक नष्ट हो जाती तो फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और ऐसी जिंदगी निकालते जाते हैं। NEP 2020 ये कहती है कि शिक्षा का उद्देश्य एक अच्छा इंसान बनाना है। जब तक इससे जितना दूर रहेंगे उतना ही देश का नुकसान होगा, जितना नजदीक रहेंगे उतना ही देश का फायदा होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 86 की पॉलिसी या 68 की पॉलिसी में ऑलमोस्ट सारी चीजें थी। यस, 1986 की पॉलिसी, 1986 की अगर आप लोगों ने किसी ने पलट के देखी हो, पढ़ी हो, मैंने पढ़ी है। NCF 2005 अगर आपने पढ़ा हो, मैंने पढ़ा है, मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट का NCF पढ़ा है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो पहले नहीं कही गई है, सब कुछ कहा गया है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। पहले भी टीचर एजुकेशन की बात थी, पहले भी चाइल्ड सेंट्रिक की बात थी, पहले की पॉलिसी भी एथिकल वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात करती है, पहले वाली पॉलिसी भी रोट लर्निंग की जगह एक्सपीरियंशियल की बात कर ली है, पहले वाली पॉलिसी भी स्किलिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की बात करती है। हम सुनते हैं और फिर वापस अपने ढर्रे पर, अपने क्लासरूम में, अपने घरों में उसी तरीके से निकल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ जो बैठे हैं वो पेरेंट हैं, इसलिए आपको कन्विंस करना चाह रहा हूँ कि अगर आप नहीं कन्विंस होंगे तो आपके बच्चे नहीं बदलेंगे। आप पहले अपने को पेरेंट के रूप में लीजिए, मैनेजर, ओनर, मालिक बाद में, आप पेरेंट हैं। याद करिए अपनी पेरेंटिंग को, ईमानदारी से रेट्रोस्पेक्ट करिए, पुनरावलोकन करिए, सोचिए, ये जरूरी है सोचना। आप सोचिए अपने बारे में, आप कैसी पेरेंटिंग करते हैं। अपने पिताजी को छोड़ दीजिए, माताजी को, अपनी, क्योंकि आप कर सकते हो, आप बदल सकते हो, आपको मौका मिला है, आप नई आदतें ढाल सकते हो। आपने अपने घर में अपने बच्चों की पेरेंटिंग कैसे की है? क्या उनको समझा है, उनको समय दिया है, उनकी गलतियों को माफ किया है, उनकी इच्छाओं को सही दिशा दी है, अपना एग्जाम्पल दे करके अच्छे संस्कार उनके मन में जमाए हैं, उनके अध्यापकों को रेस्पेक्ट दी है, अपने आसपास के लोगों की मदद की है। उसके बाद आइए कि अब आप ओनर हैं, आप मैनेजर हैं और आप मालिक हैं। शिक्षा नीति उस डीप रूट में जाती है। जब तक वो नहीं होगा तब तक वही कथन जो फिर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जब तक हमारी शिक्षा नौकरी देने वाली होगी, ध्यान से सुनिएगा, जब तक हमारी शिक्षा नौकरी देने वाली होगी
तब तक हमारे देश में कमजोर, कामचोर और खराब और भ्रष्ट लोग पैदा होंगे। शिक्षा, नौकरी दे। 0 से 3 वर्ष के बच्चे की पेरेंटिंग कैसे होगी? 3 से 8 वर्ष के बच्चे की ग्रूमिंग कैसे होगी? ये मूल प्रश्न पॉलिसी उठाती है। और उसमें कहा गया है, और वैज्ञानिक रूप से यह सत्य भी है, कि किसी बच्चे के मस्तिष्क का 85% डेवलपमेंट 3 से 7 वर्ष की उम्र में हो जाता है। 85% डेवलपमेंट। और ये मैंने साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर दोनों से मैंने कंसल्ट किया है। आपका बच्चा जब छोटा रहा होगा तो कभी याद करिए कि डॉक्टर फीते से उसका सर नापते थे, कितना बढ़ा, कम बढ़ा तो दवाएं देते थे। डॉक्टर बताते हैं कि आपके बच्चे के मस्तिष्क का 85% डेवलपमेंट 6 से 7 वर्ष तक हो जाता है। सिर्फ बाहर का बड़ा नहीं, अंदर का भी। रेस्ट 15% मरते तक होता रहता है। आप इमेजिन करिए 6 साल का बच्चा जिसका मस्तिष्क 85% डेवलप हो जाता है, उस समय अगर उसके न्यूरॉन्स, मस्तिष्क की सेल ठीक से डेवलपमेंट नहीं हुई, उसका शरीर न्यूट्रिशियस डाइट नहीं पाया, कमजोर है, अपंग हो गया, आंखें डेवलप नहीं हुई, हाथ डेवलप नहीं हुए, मसल पावर डेवलप नहीं हुई, बोन्स खोखली रह गई, तो क्या होगा? 3 से 6 साल, 1 से 6 साल, 0 से 6 साल का बच्चा, अगर उसके मस्तिष्क को हमने गलत दिशा दे दी, ये ध्यान से समझने की बात है। आदतें पड़ती हैं इस समय हैबिट्स पड़ती हैं, इस समय सारी चीजें बलवती होती हैं, मजबूत होती हैं। 7 साल 6 साल के बच्चे को भयानक तरीके से डरा दीजिए, हिंसा कर दीजिए, मार दीजिए उसको, पिटाई कर दीजिए उसको, पनिशमेंट दे दीजिए उसको, वो 80 साल तक उस कोमा में रहता है। हम आप नहीं फील करते, हमारी मेमोरी में रहती हैं वो चीजें। 6 से 7 साल का बच्चा चोरी करना सीख जाए, माँ बाप से मिसबिहेव सीख जाए, दादी से मिसबिहेवियर सीख जाए, बिजली या इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करना सीख जाए, अपने आसपास के रिसोर्सेज को खराब करना सीख जाए, वो पूरे जीवन भर वो आदत पड़ी रहती है। इसीलिए ये पॉलिसी कहती है अर्ली चाइल्डहुड केयर हमें करनी ही चाहिए। आप लोग पेरेंट होंगे, ग्रैंड पेरेंट होंगे, बच्चे बढ़ गए तो नीचे नाती पोते भी होंगे, वहां भी ये जरूरत पड़ेगी। अर्ली चाइल्डहुड केयर 3 से 6 साल, 1 से 6 साल उन बच्चों के मस्तिष्क को डेवलप करना है, इग्नाइट करना है। और पॉलिसी में हिंट है कि 5 सेंसेज होती हैं, 5 इंद्रियां होती हैं, बड़ी सामान्य बात है। हाथों से टच करते हैं, मुंह से बोलते हैं, बात करते हैं, स्वाद लेते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। 5 सेंसेज होती हैं। इनको इग्नाइट नहीं करेंगे तो ये डल हो जाएंगी। एक बीज होता है, बीज में वृक्ष बनने की पूरी क्षमता है, उसको बोरे में बांध करके रख दीजिए, 100 वर्ष तक पेड़ नहीं बनेगा। उसको बो दीजिए, एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा। ऐसे ही बच्चों का मस्तिष्क होता है। 6-7 वर्ष तक अगर इग्नाइट नहीं करेंगे, चार्ज नहीं करेंगे, उसको अनुभव नहीं करने देंगे, हर बात पर टोकेंगे, रोकेंगे, तो खत्म हो जाएगा, किल हो जाएगा, निगेटिव डेवलप हो जाएगा। लेकिन 6-7 वर्ष तक के छोटे बच्चे को अगर कहेंगे टच करके फील करो, टेस्ट करके फील करो, अच्छे से देख करके फील करो, बात करना सीखो, उसको क्यूरियस बनाने देंगे, प्रश्न का उत्तर देंगे, हतोत्साहित नहीं करेंगे, उसकी पिटाई नहीं करेंगे, डिस्करेज नहीं करेंगे, तो बच्चा सही दिशा में निकल जाएगा। यही उम्र है जब क्यूरियोसिटी बढ़ानी है, प्रश्नाकुलता बढ़ानी है, इनोवेटिवनेस बढ़ानी है, अच्छी आदतों का विकास करना, समय से उठना, अपना कार्य खुद करना, अच्छे से लोगों का आदर करना, किताबों को पढ़ना और समझना, खेलना, कूदना, ये सारी चीजें इसी उम्र में मस्तिष्क में बैठती हैं। तो ये पॉलिसी का फर्स्ट जो चैप्टर है जो उसकी बात करता है पहला, उसके बाद जो आता है EC की, अर्ली चाइल्डहुड केयर, और ये कहते हैं कि हमें बचपन को बचाना है। हम लोग लकी हैं CBSE स्कूल कि हमारे यहाँ बच्चे नर्सरी में आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पहली क्लास में आते थे। इमेजिन करिए कि बच्चा स्कूल में का खा गा उस दिन सीखने आया जब उसके मस्तिष्क का 85% फ्रीज हो गया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द फ्रीज हो गया है। अब उसमें घुसना, उसको बदलना, प्रोग्रामिंग को चेंज करना बहुत मुश्किल है। तीर निकल गया है।
बहुत मुश्किल होता है उसके बाद बदलाव लाना, नई आदतें डालना और सिखाना। तो हमारे यहाँ तो 3 साल में बच्चे आ जाते हैं, सरकारी स्कूलों में 6 साल में आते थे। सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। पहला, बच्चों को 3 साल में टैप करो। दूसरा, 0 से 3 साल का भी कैरिकुलम बनाओ, 0 से 3 साल का भी एनसीएफ बनाओ। एनसीईआरटी को काम दे दिया गया है, 2022 तक उसको पूरा करना है कि 0 से 3 तक की पेरेंटिंग, 3 से 8 तक की ग्रूमिंग कैसे करनी, इसका काम मिला है। तो आप सबसे निवेदन है, अपने विद्यालयों को एक बार रीलुक करें और देखें कि आपके स्कूलों में जो बच्चे आ रहे हैं 0 से 3 वो घर में थे, पेरेंटिंग कैसी हो रही है, ग्रूमिंग कैसी हो रही है, और जब आपको 3 साल में मिला, क्या गैप रह गया है जिसको आपको अब उपचार करना है, मेडिकेशन करना है। और 3 से 6 वर्ष 7 वर्ष तक कैसे स्कूल सेटअप में आप एक अच्छा वातावरण दें, उसके मस्तिष्क का, उसके शरीर का, उसके सेल्स का, उसके न्यूरॉन्स का, उसकी आदतों का, उसकी सोच का, रीडिंग राइटिंग कैपेसिटी का, उसकी न्यूमरेसी का एक विकास हो। इसमें डिटेल में बताया गया है। ये ईसीई की बात करती है सरकार। बहुत सारी चीजें ईसीई में हैं। इसको आंगनवाड़ी सिस्टम से कैसे लाएंगे, बाल वाटिका से लेकर के कैसे हम जोड़ेंगे, इसके लिए हम स्कूल कॉम्प्लेक्स को कैसे ले आएंगे, प्री स्कूलिंग हम कैसे करेंगे, एनजीओज की मदद कैसे लेंगे हम, रिटायर्ड अधिकारियों कर्मचारियों की हेल्प हम कैसे लेंगे, बहुत सारी एलुमनाई को कैसे जोड़ेंगे, ये बहुत सारी चीजें उसमें कहेंगे। बट उसका एक मूल शब्द यह है, आपको ध्यान रखना है कि 3 वर्ष से 6 वर्ष 7 वर्ष तक का जो बच्चा आपके विद्यालय में है, वो पूरा वातावरण आपको स्कूल में उपलब्ध कराना है, जो प्लेवे मेथड में हो, एक्टिविटी बेस्ड हो, प्रोजेक्ट एक्टिविटी बेस्ड हो, खेल कूद में समझने में हो। और वहाँ ऐसे टीचर रखने हैं जो मदर की तरह काम करते हों, डिक्टेटर ना हो, एग्रेसिव ना हो, गुस्से वाले ना हो, निगेटिव बोलने वाले ना हो। वो आपको वॉच रखना है। एक टीचर 1000 बच्चे खराब कर सकता है अपनी निगेटिविटी से, हमें आपको बहुत बाद में समझ में आता है। अपने टीचर्स को याद करिए। आपकी जिंदगी में 1 या 2 टीचर अच्छे याद आते हैं, आप याद करें, अच्छा इन्होंने ऐसा मेरे साथ मिसबिहेव कर दिया था। 1 या 2 टीचर याद आते हैं जो अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते होंगे? क्योंकि हमको माफ करते थे, हमको प्यार करते थे, हमको किताबों के साथ साथ दूसरी चीजें भी पढ़ा देते थे, हमारे प्रश्नों का 5 बार जवाब देते थे, नहीं समझ में आता था कई बार समझा देते थे। यही तो अच्छा लगता है टीचर में। ये प्रश्न पूछिए ना छोटे से बच्चे से, यही वर्कशॉप देता हूँ, 3री 4थी 5वीं 1ली 2री के बच्चे से इनोसेंटली पूछिए कौन सा टीचर सबसे अच्छा लगता है, 10 में से 1 नाम लेगा। क्यों अच्छा लगता है? सोचेगा। बहुत प्यार करती है, बहुत अच्छे से बोलती है, डांटती भी नहीं है, हमको दूसरी कहानियां भी सुना देती हैं, कहानी तरीके से पढ़ा देते हैं। दीज आर द थिंग्स बच्चे सिखाते हैं कि कैसे टीचर होने चाहिए, हम नहीं कर पाते। तो पहला चैप्टर ईसीई की बात होती है। आपको ध्यान रखना है, ऐसे टीचर हों जो मदरली हों, पॉजिटिव हों, अच्छे साइकोलॉजिस्ट हों, मनोवैज्ञानिक हों, वो बच्चों की भाषा समझते हों, बच्चों के मन को पढ़ते हों, वो बच्चों को सिर्फ किताब खोल के ना पढ़ाएं। कोई दुखी बैठा है तो उसके बगल में बैठ करके बातचीत कर ले कि घर में क्या हुआ, और घर तक भी पहुंच जाए कि नहीं ऐसे नहीं रखना है, बच्चों को ऐसे ठीक करना है। एक पेड़ आप लगाइए और उसको जिस दिन पानी देना चाहिए 2 दिन बाद डालिए, वो कमजोर हो जाएगा, जड़ें कमजोर हो जाएंगे। वैसे बच्चे होते हैं, हम फील नहीं करते, हम सोचते हैं बच्चे पैदा हो गए हैं, पढ़ लिख लेंगे, खा पी लेंगे। लेकिन इसीलिए फिर जब ये बच्चे समय पर देश के काम नहीं आ पाते तब कष्ट होता है कि ये स्थिति क्यों है। एजुकेशन पॉलिसी गंभीरता से विचार करती है और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, ईसीई पर गंभीरता पूर्वक अपने क्लासरूम को बदलिए, अपने वातावरण को बदलिए, स्पोर्ट्स फील्ड सजाइए, प्लेवे मेथड लेकर के आइए, बच्चों के सीखने लायक वातावरण दीजिए। एक बार सोचिए, काउंसलर्स बुलाइए, कंसल्टेंट्स बुलाइए कि किस तरह का वातावरण दें जिससे ऐसे बच्चों का फुली डेवलपमेंट हो। सिर्फ क्लासरूम नहीं, ऐसे बच्चों के लिए क्लासरूम नहीं होनी चाहिए, वो डिफरेंट टाइप का एटमॉस्फेयर चाहिए। नई एजुकेशन पॉलिसी पेडागॉजी और कैरिकुलम पर जोर देती है। आपको ईसीई लागू करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर पॉलिसी आती है पेडागॉजी। बहुत सामान्य शब्दों में बताऊं, ये टेक्निकल वर्ड होगा, हो सकता है बहुत सारे लोग पेडागॉजी नहीं जानते हो, कैरिकुलम नहीं जानते हो। एक होती है किताब, बुक,
सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है। तो सबसे आसान होता है सिलेबस, 10th का ये सिलेबस है, 8th का ये सिलेबस है, 9th का ये सिलेबस है। उस सिलेबस में सीबीएसई ने बता दिया कि भाई ये 10 चैप्टर आएंगे, इस पे प्रश्न आएंगे, इसका उत्तर दे देंगे। एक होता करिकुलम। करिकुलम बड़ा अम्ब्रेला है, उसमें किताब भी आती है, पढ़ाने का तरीका भी आता है, एक्टिविटीज भी आती है। करिकुलम थोड़ा बड़ा छाता है, करिकुलम ज्यादा महत्वपूर्ण है, किताब और सिलेबस उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो किताब और उस सिलेबस को किस करिकुलम से बच्चों तक पहुंचाया गया ये महत्वपूर्ण है। ये तरीका, इसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कह लीजिए, इसको पेडागॉजी पढ़ लीजिए, पढ़ाने का तरीका। अब फिर आता हूं इस विषय पे। क्लासरूम में एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि अभी तक की पेडागॉजी रोट लर्निंग रही है। मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूं, अभी तक की पेडागॉजी रोट लर्निंग की रही। मींस रट करके नंबर ले लो, 100 में 100 मिल जाएंगे। पॉलिसी कहती है इस रोट लर्निंग का फायदा नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे बच्चे फिर रिसर्चर नहीं बनते, इनोवेटर नहीं बनते, क्रिएटर नहीं बनते, वैल्यू बेस्ड नहीं बनते, स्किल्ड नहीं होते, कॉम्पिटेंट नहीं होते। तो फायदा क्या रहा स्कूलों से ऐसे लाखों बच्चे पैदा करने का? जब कॉम्पिटेंट ही नहीं है, स्किल्ड ही नहीं है, तो क्या फायदा? तो फिर एक रिपोर्ट का जिक्र करता हूं। एसर की रिपोर्ट अभी कुछ वर्ष पहले आई है। एसर की रिपोर्ट कहती है हमारे विद्यालयों में और कॉलेज में पढ़ने वाले 80% बच्चे एम्प्लॉयबल नहीं है। अब सोच लीजिए, हम पढ़ा के ग्रेजुएट बना रहे हैं, 10+2 करा रहे हैं, रोजगार नहीं ले सकते, कंपनियां नहीं रखना चाहती। क्यों? उनको बोलना नहीं आता, उनको लिखना नहीं आता, उनको कोलैबोरेट करना नहीं आता, अपनी बात को प्रेजेंट करना नहीं आता, सोशल स्किल तो है नहीं, कम्युनिकेशन स्किल और खराब है उनकी, लीडरशिप, कोई काम दे दीजिए तो लीड नहीं कर पाते, टीम वर्क दे दीजिए 5 लोगों से काम नहीं ले पाते। ये कलाएं जब नहीं हैं तो उसको कहा जाता है कि इसका मतलब आउटकम नहीं निकला, रोट लर्निंग हुई। तो एजुकेशन पॉलिसी अपने इस दूसरे तीसरे चैप्टर में कहती है कि पढ़ाने के तरीके को और पेडागॉजी को बदलो। उसके लिए एक शब्द बोलती है, उसको कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभव परक शिक्षा। इसमें से कोई है जो बिना नदी में उतरे और बिना स्विमिंग पूल में उतरे स्विमिंग सीखा है? हाथ उठाए। एक व्यक्ति हाथ उठाए जो कह दे कि मैं समुद्र में नहीं गया, नदी में नहीं गया, पानी में नहीं उतरा, लेकिन मुझे स्विमिंग आती है। एक व्यक्ति हाथ उठा के बता। एक व्यक्ति है जो कह सकता है बिना किचन में कोई कार्य किए कह सकता है कि मुझे खाना बनाना आता है, बिना कार का हैंडल पकड़े हुए कह सकता है कि मुझे कार चलानी आती है। एक व्यक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन जीने के लिए अनुभव की पूरी थाती होनी चाहिए। जो चीजें बिना अनुभव के आप दोगे उसको रोट कहते हैं, रटंत कहते हैं। तो जो शिक्षा क्लासरूम में 5 विषयों के थ्रू पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी यहां बैठे हैं सुन रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश, लिटरेचर, इन बच्चों को जो भी आप पढ़ा रहे हैं, अगर उसका ये अनुभव नहीं कर रहे हैं तो यहां से निकल चलता और यहां से निकल जाता, कोई बेनिफिट नहीं होता, इनके जीवन के किसी काम नहीं आता। इसीलिए अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने 8th के सोशल साइंस के 4 चैप्टर बताइए तो आपको याद नहीं आएगा। साइंस में आपने ये न्यूटन का रूल पढ़ा था, आपने लाइट में ये पढ़ा था, न्यूटन की ये थ्योरी थी, आर्किमिडीज ने ये सिद्धांत दिया था, रिफ्लेक्शन की ये थ्योरी थी, आप नहीं बता पाएंगे, भूल जाएंगे। रटा होगा तो भले बोल दे, टीचर होगा तो बता देगा, बाकी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपने जीवन से नहीं जोड़ा, आपने अनुभव नहीं लिया, आपने उसको प्रयोग नहीं किया। फायदा क्या उसको सीखने का और पढ़ने का? क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? तो एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि वर्तमान शिक्षा रटने वाली है, नंबर दे रही है, नौकरी दे रही है, इंसान नहीं बना रही है और अनुभव परक नहीं कर रही है। लेकिन अगर आप अपने उस शिक्षा को अनुभव परक कर देंगे, एक्सपीरियंशियल कर देंगे, उस बच्चे को जो लाइट पढ़ाई है उसके घर के बिजली पंखे से और उसके घर के सूरज से जोड़ देंगे, जो उस बच्चे को केमिस्ट्री में कार्बन पढ़ाया है उसकी बूंद से, उसकी स्किन से, उसके हेड से, उसके शरीर से जोड़ देंगे, जो उस बच्चे को रेस्पिरेशन पढ़ाया है उसकी अपनी बॉडी से जोड़ देंगे, जो फूड क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको किचन से लिंक कर देंगे और कहेंगे अपने हाथ से करो, करके बताओ, अब सीखो। वो रियल एजुकेशन हो गई। पहले वाली शिक्षा नौकरी देगी, एक्सपीरियंशियल नहीं होगी, स्किल डेवलप नहीं करेगी, कॉम्पिटेंसी डेवलप नहीं करेगी, जीवन के काम भी नहीं आएगी। जब संकट आएगा, जरूरत होगी तो बच्चा
उससे उबर भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंशियल कर देंगे, जीवन से जोड़ देंगे, जॉयफुल कर देंगे, एक्टिविटी और प्रोजेक्ट करा देंगे, बच्चों को क्यूरियस बना देंगे, क्विज करा देंगे, प्रश्नाकुल कर देंगे, स्किल कर देंगे, तो वो शिक्षा 100 में 100 भी देगी, स्किल भी कर देगी, कॉम्पिटेंसी भी दे देगी। तो आपको चुनना है। पहले वाली थोड़ी आसान होती है, 2 महीने 1 महीने में रट करके आईएएस बन सकते हैं, 3 महीने में लोग, यस, रट करके भी आईएएस बन जाते हैं लोग। तो पहले वाली आसान है, हम लोग आसानी से सुन लें। दूसरी वाली में मेहनत लगती है। जैसे एक पेड़ को माली लगाता, रोज सींचता, रोज देखता, रोज ध्यान रखता, उतनी मेहनत लगती है, इसलिए दूसरी वाली मुश्किल है। लेकिन दूसरी वाली के नहीं करने से ही 40 करोड़ आबादी भूखी है, क्योंकि आप इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप नहीं करते, क्योंकि आप स्किल डेवलप नहीं करते, क्योंकि आप कॉम्पिटेंसी डेवलप नहीं करते, तो फिर डेवलप नहीं होती। तो इसलिए इस दूसरे तीसरे चैप्टर में नई एजुकेशन पॉलिसी आपसे निवेदन करती है, एजुकेशनिस्ट से, प्रिंसिपल से, पेरेंट से, टीचर से, कि जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, जो भी सोशल साइंस आप पढ़ा रहे हैं, लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, उनको अनुभव परक बना दो। कैसे? छोटा सा उदाहरण देकर मैं तीसरे चैप्टर पे आता हूँ। सपोज करिए लिटरेचर के टीचर यहाँ हैं या साइंस के टीचर हैं, इंग्लिश या हिंदी या तेलुगु या तमिल के लिटरेचर टीचर एक पोएम या पोइट्री पढ़ाता है। एक तो है उस पोएम का, हमने भी अपने जीवन में, हमारे गुरुजी ने कविता पढ़ाई, कविता का अर्थ बताया, संकेत, संदर्भ, प्रसंग बनाया, सुंदर से लिखना सिखा दिया, और मैंने ऐसा लिख करके आईएएस में भी अच्छे नंबर ले लिए, क्योंकि वहां भी मेरा लिटरेचर था सब्जेक्ट। लेकिन मैंने ये नहीं समझा कि उस कविता के पीछे वहां कोई संवेदना है, उस कविता में कोई प्रकृति है, उस कविता में माँ बाप और हमारा जीवन है, उस कविता में हमारा मूल्य है। हमने नहीं सीखा। एक अच्छा टीचर उस कविता का अर्थ तो बताता है, लेकिन वैसे ही एक नई कविता लिखने की कला पैदा कर देता अपने बच्चे में। जब एक कविता पूरी होती है तो बोलता है कि इससे बेहतर कविता लिख दो। एक अच्छा टीचर उस कविता पर नाटक करा देता है, एक अच्छा टीचर उस कविता पर स्टोरी लिखा देता है, एक अच्छा टीचर उस कविता के पीछे जो दर्द है, प्रकृति का, कोई भी पोएम उठा लीजिए, कोई भी हिंदी अंग्रेजी की, उसमें 2-4 मैसेज डिफरेंट होंगे। नेचर होगी, ऊर्जा होगी, हमारी प्रकृति होगी, हमारी संस्कृति होगी, हमारे इमोशंस होंगे, हमारा अकेलापन होगा, हमारा डिप्रेशन होगा, बहुत सारी चीजें उसमें होती। इनको अध्यापक नहीं जोड़ते, तो होता क्या है कि संकेत, संदर्भ, प्रसंग लिख के नंबर तो मिल जाएंगे, 100 में 100 मिल जाएगा, लेकिन संवेदना नहीं डेवलप हुई। तो लिटरेचर में बच्चे को संवेदित करने की कला है, लिटरेचर में बच्चे को अच्छा लीडर बनाने की कला है, लिटरेचर में कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने की कला है, लिटरेचर में अपनी प्रकृति में जाने की कला है, नेचर में जाने की कला है। लिटरेचर हमें सरल बनाती है, संवेदनशील बनाती है, अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाती है। ये एनईपी का उद्देश्य है, लेकिन लिटरेचर के टीचर ने कनेक्ट नहीं किया। ये उस टीचर की सीमा है, लिमिटेशन है, अज्ञानता है। इसलिए आप ओनर्स और मैनेजर्स ध्यान रखें कि आपकी टीचर जो क्लासरूम में पढ़ा रही है वो कनेक्ट कर रही कि नहीं लाइफ से, उसके पढ़ाने से बच्चे इनोवेटिव, क्रिएटिव हो रहे हैं कि नहीं, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं तो टीचर बदलिए, या तो ट्रेंड करिए या नया टीचर लाइए, ट्रेंड करिए या नया टीचर लाइए, और तीसरा कोई उपाय नहीं है। बहुत जल्दी जल्दी अगर मैं 4-5 चीजें आपसे डिस्कस करूं कि पेडागॉजी जो एक्सपीरियंशियल है उसके करने के क्या उपाय हो सकते हैं, आपको जानते भी होंगे और जानना भी चाहिए कि किसी भी चीज़ को अनुभवजनक बनाना एक कला है। तो इसलिए आपके टीचर को स्टोरी टेलर होना चाहिए, आपके टीचर को ड्रामेटिशियन होना चाहिए। ये कलाएं हैं जो डेवलप करनी चाहिए, और टीचर में नहीं है तो बदलिए, नया लाइए। हर कोई टीचर नहीं हो सकता, हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता, हर कोई लता मंगेशकर नहीं हो सकता। तो अगर हर आदमी टीचर बनने आ रहा है तो छांटिए, प्लान करिए और सही लोगों को लेके आइए। लेकिन टीचर में स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, टीचर में ड्रामेटिशियन होना चाहिए, टीचर को साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, टीचर में स्पोर्टिव एक्टिविटी होनी चाहिए, टीचर में आर्ट इंटीग्रेशन होना चाहिए, अपने उस विषय को कलाओं से जोड़ने का होना चाहिए। आज बच्चे सवेरे कितनी सुंदर प्रार्थना किए हैं, क्या सिर्फ वो शारीरिक नृत्य था, क्या वो सिर्फ एक डांस था, क्या वो सिर्फ एक संगीत था, क्या वो सिर्फ संस्कृति थी, कल्चर थी, परंपरा थी?
आपके इन कलाओं में हजार चीजें होती हैं जो शिक्षा में हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ एनुअल फंक्शन में नृत्य दिखाते हैं, डांस दिखाते हैं, कला सिखाते हैं, कहानी। हम वर्ष में एक बार कविता पाठ कराएंगे, स्टोरी टेलिंग कराएंगे, डिबेट डिक्लेमेशन। हमने खांचों में शिक्षा को बांट दिया है। हम मैदान में बच्चों को लेके जाएंगे, आप खेल लो, अब इस कमरे में चलो कला सीख लो, अब इस कमरे में चलो संगीत सीख लो, अब इस कमरे में चलो तुम कंप्यूटर सीख लो, अब इस कमरे में चलो तुम किताब पढ़ लो। हमने बांट दिया है पूरी शिक्षा को, जबकि उसी एक लैब में, उसी एक कमरे में, उसी एक फील्ड में शिक्षा की सारी चीजें कंपोजिट हो सकती हैं। कठिन नहीं है। टीचर ऐसा हो, ट्रेंड हो, पैशनेट हो, लिटरेट हो, जो कर सके। तो ये तीसरी चीज कहती है एनईपी कि पेडागॉजी बदलिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बदलिए, अच्छे टीचरों को इसके लिए ट्रेंड करिए, और आपके टीचर में ये कलाएं होनी चाहिए। नहीं है तो डेवलप करिए, हैबिट डालिए, हो सकती है। जितने भी नेता बनते हैं, क्या पहले दिन से भाषण देना सीख लिए थे? मोदी जी ने अपने को यहाँ तक पहुँचाया तो आज उनको 1000 लाख लोग सुनते हैं। कोई भी जन्म से लेकर के नहीं आता। जीनोम का अपना एक क्षेत्र है, जेनेटिक स्ट्रक्चर अपना है, लेकिन उसके बाद आपको बनाना है, आपको डेवलप करना है, वो आपके हाथ में है। तो ये तीसरा निवेदन एजुकेशन पॉलिसी के बहाने में आप सारे श्रोताओं से, प्रबंधकों से, मैनेजर से करता हूं कि पेडागॉजी और करिकुलम टेक्निकल चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। इसका सिर्फ मतलब है कि क्लासरूम में जो पढ़ाया जा रहा है वो बच्चों को समझ में आया, जॉयफुल हुआ, जीवन से जुड़ा, हाथों में कोई कौशल आया या नहीं, संवेदनशील हुए, स्किल्ड हुए, रेस्पेक्टफुल हुए या नहीं। अगर स्कूल तनाव के कारण है तो बच्चों को विड्रॉ करिए, दूसरे स्कूल में डालिए, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आता हूं, एजुकेशन पॉलिसी। बहुत जल्दी मैं खत्म करता हूं। एजुकेशन पॉलिसी अगली बात कहती है इस करिकुलम और पेडागॉजी के बाद, आपका उद्देश्य क्या है? अच्छे सिटीजन बनाना। नेक्स्ट, आप कैसे करोगे इस चीज को? बचपन से उठाइए, जिसको अर्ली चाइल्डहुड केयर मैंने बोला, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 16 साल, उसकी बात हमने की। वो कैसे होगा? घर में पेरेंटिंग और स्कूल में पेडागॉजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, पढ़ाने का तरीका, जोड़ने का तरीका, एक्टिविटी, प्रोजेक्ट, खेल, गेम, आनंद, हाथों से करने दीजिए, अनुभव परक। ये तीनों चीजें सफल कैसे होंगी? उद्देश्य आपको मालूम है कि आपको अच्छा इंसान बनना है और अपने बच्चे को बनाना है। आपको यह भी मालूम है कि इसके लिए बच्चे जब पैदा हो तभी से ध्यान रखना है, ये तरीके अपनाने। अब आपको तीसरी चीज भी मालूम है कि ऐसे पेरेंटिंग करनी और ऐसे स्कूल के टीचर को ये कार्य करना है। फिर क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए एजुकेशन पॉलिसी चौथी बात कहती है टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है ना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी ट्रेनिंग की बात करती है। 50 दिन, 50 घंटे मिनिमम, 50 आवर्स मिनिमम ट्रेनिंग की बात करती है। और वो ट्रेनिंग एक्सपीरियंशियल होनी चाहिए, बोरियत वाली नहीं कि कहीं भी एनसीईआरटी, सीबीएसई, केवीजेएनबी या किसी सरकारी इंस्टीट्यूट में चले गए या प्राइवेट, और आपके ही टीचर कहते हैं बहुत बोरियत वाला था, समझ में ही नहीं आया, इनसे बढ़िया मैं पढ़ा सकता था। तो वो ट्रेनिंग एक्सपीरियंशियल होनी चाहिए, इनोवेटिव, क्रिएटिव होनी चाहिए, वो भी जीवन से इससे उससे जुड़ने वाली होनी चाहिए, उनको भी अपने अनुभव शेयर करने देना चाहिए, वो पढ़ाएं और देखें। तो टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करती है। एक दिन में नहीं आएगा ये। आपके देश में 18,000 बीएड इंस्टीट्यूट स्टैंड एलोन हैं जो साल भर में डिग्री देते थे, और हमें और आपको सबको मालूम है डिग्रियां कैसे मिलती हैं। आप स्कूल नहीं जाते थे, आप लैब में नहीं जाते थे, आप प्रैक्टिकल नहीं जाते थे, 80,000 90,000 की फीस होती थी, मैनेज हो जाता था। और ऐसे लाखों टीचर आपके आसपास पैदा हो चुके हैं जिन्होंने बीएड की ट्रेनिंग नहीं ली, डीएलएड की ट्रेनिंग नहीं ली, सिर्फ कोर्स किया, फीस जमा की। हमारे जो ऐसे बीएड इंस्टीट्यूट्स खुले वो बिजनेस मॉडल बन गए, खूब पैसे कमाए लोगों ने इस बीच 10 15 20 वर्षों में अच्छे से, लेकिन जो मिलना चाहिए था नहीं मिला। एनसीटी उसको मॉनिटर करती थी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नहीं हो पाया। ऐसे टीचर जब नहीं बनेंगे, नहीं आएंगे, तो फिर आपको कहां से मिलेंगे? तो सरकार ने एनईपी में एक व्यवस्था दी है और हम उम्मीद करते हैं कि शायद वो बेहतर है, क्योंकि विश्व में बहुत सारे देशों में ऐसा है। अब ये 1 ईयर और 2 ईयर कोर्स तो ग्रेजुएशन के बाद चलता रहेगा,
पहले सरकार का मन था कि इसको बंद करते हैं क्योंकि समस्याएं ज़्यादा हैं, फिर डबल मॉडल का गवर्नमेंट आई, 4 ईयर का बीएड कोर्स सरकार ने लॉन्च कर दिया है। अब आपका बच्चा जो +2 के बाद सीधे ग्रेजुएशन करेगा, वो ग्रेजुएशन 4 ईयर में उसको बीए प्लस बीएड दोनों डिग्री मिल जाएगी, बीएससी प्लस बीएड दोनों डिग्री मिल जाएगी। मतलब ये कि 4 ईयर कोर्स में वो बच्चा ग्रेजुएट भी हो गया और स्कूल एजुकेटर भी हो गया। जब आपका बच्चा आफ्टर +2 4 साल का कोर्स करेगा तो जाहिर है ज्यादातर लोग वही जाएंगे जिनका पैशन है, जिनकी इच्छा है, जिनका मन है, जिनकी भूख है, जिनको टीचर बनना है। अभी तक ऐसा नहीं, अभी तक हर आदमी आंख बंद करके ग्रेजुएशन करता था, हिस्ट्री, हिंदी, फिलॉसफी, अंग्रेजी, साइंस, उसके बाद कंपटीशन देता था, फेल हुआ तो चलो टीचर में आ गए। अब +2 के बाद 4 ईयर कोर्स बन गया है जिसमें आपका टीचर एंटर करेगा। वो इंटीग्रेट कर दिया गया है यूनिवर्सिटी और कॉलेज से, स्टैंड एलोन मॉडल में नहीं जाएंगे। मीन 4 कमरों के बीएड इंस्टीट्यूट में 4 साल का कोर्स नहीं होगा। तो एक बड़ा परिवर्तन होगा और पेरेंट भी, आप भी, बाकी लोग भी धीरे धीरे अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे, चलो जब इतना बढ़िया कोर्स है कि बीए भी करा रहा है, ग्रेजुएशन भी करा रहा है और एजुकेटर भी बना रहा है, तो 4 ईयर का कोर्स कर लें। वो भी लॉन्च हो गया है आपकी एनईपी में। +2 ईयर का जो पुराना कोर्स है वो चलता रहेगा, धीरे धीरे उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, आप खुद महसूस करेंगे। तो एजुकेटर बनाने के लिए, अच्छे टीचर बनाने के लिए एनईपी में व्यवस्था है जिसमें बोला है प्लस एनईपी 50 आवर्स रिगरस ट्रेनिंग की बात करती है, इंस्टीट्यूट की बात करती है, टीचर्स का प्लेटफॉर्म बनाने की बात एजुकेशन पॉलिसी में। दीक्षा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और टीचर्स अपने लाखों कंटेंट दीक्षा पोर्टल पर डाल चुके हैं। शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी लेकिन अब उसकी स्क्रूटनी हो रही है कि जिससे हर आदमी को अच्छी चीज मिले। तो दीक्षा पोर्टल ऐसा है जिसमें आपका टीचर अगर अच्छी वीडियो बना रहा है, आपका टीचर अच्छा लेक्चर दे रहा है, आपका टीचर अच्छा भाषण दे रहा है, आपके टीचर को अच्छा पढ़ाना आता है, अपना कंटेंट वो दीक्षा पर अपलोड कर सकता है। उसका नाम भी होगा, देश के लाखों लोग उसके कंटेंट को देखेंगे, समझेंगे, उसको मोरल हाई होगा, प्लस ऐसे दूसरे टीचर और बच्चे भी उसको देख सकेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस को। ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च हो चुका है। आप लोग अपने टीचर्स को मोटिवेट करें कि दीक्षा में सिर्फ जा करके देखें ही नहीं, अपने क्वेश्चन डालें, अपना कंटेंट डालें, अपनी वीडियोस डालें, अपनी अच्छी प्रोग्रेस डालें और आपको यह भी पता चलेगा कि दुनिया में कितने लोगों ने मेरे टीचर के कंटेंट को पढ़ा। आपको तब पता है वाह ये इतना बढ़िया, जिसको 10 लाख लोग देख चुके हैं वो सेलिब्रिटी हो जाएगा। तो ऐसे दीक्षा पोर्टल लॉन्च हो चुका है। सरकार एक और नेशनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट करके एक और इंस्टीट्यूट बना रही है जिसमें कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपके टीचर का होता रहे, ये एजुकेशन पॉलिसी में है। तो टीचर्स ट्रेनिंग, अच्छे इंस्टीट्यूट से टीचर्स ट्रेनिंग, अच्छे टीचर का रिक्रूटमेंट, अच्छे टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग आपको करनी है। जब भी टीचर का रिक्रूटमेंट हो रहा हो किसी के हाथ में मत छोड़िए, एक कमेटी बनाइए, बेस्ट प्रिंसिपल को लीजिए, उसमें ऐसे मत छोड़ दीजिए। आप मैनेजर्स हैं, ओनर्स हैं, देश के अच्छे 3-4 लोगों को रखिए जो अच्छे एचआर को जानने वाले हों, एकेडमिक प्रोसेस को जानने वाले हों, लीडरशिप को जज करने वाले हों, कम्युनिकेटर को जज करने वाले हों। वो जब 50 लोगों के इंटरव्यू करके 5 को छांट के लाएंगे तो आपका टीचर आपके स्कूल को 10 गुना ले जाएगा। तो इसलिए टीचर के रिक्रूटमेंट में, टीचर के सिलेक्शन में आप इंटरवीन करिए, अच्छे टीचर लाइए। एक और चीज, सैलरी अब ठीक ठाक हो गई है, ध्यान रखिए कि अगर आप टीचर से पैसा बचाएंगे तो स्कूल वहीं रुक जाएगा, तालाब हो जाएगा। कई बार मैनेजमेंट क्या करता है, कम पैसे दे दें, कम कर दें, ये कर दें, जैसे कम करेंगे वो जंप नहीं आएगा। आपका पड़ोसी 10,000 दे रहा, आप 50,000 दो, आपका पड़ोसी 20 हजार दे रहा प्रिंसिपल को, आप 1 लाख दो। 3 साल के अंदर आपका टीचर और आपका प्रिंसिपल आपके स्कूल को 10 गुना जंप करा देगा। इसलिए अगर आप टीचर और प्रिंसिपल में इन्वेस्ट करेंगे, बड़ी सोचिए, थोड़े दिन हो सकता लोन बढ़ा रहे, लोन लेना पड़े, हो सकता पैसे कम पड़े, अपनी जेब से देना पड़े, हो सकता अपनी तनख्वाह से देना पड़े, दे दीजिए। दूर की सोचिए, क्योंकि वो रियल रिस्क, वो नींव के पत्थर हैं। आप नींव मत कमजोर करिए। अच्छे टीचर, अच्छे प्रिंसिपल, अच्छी प्रोसेस से रिक्रूटमेंट, अच्छी ट्रेनिंग दिलाइए, हो सके तो उनको आईआईएम तक लेकर के जाइए, मत बचाइए पैसा। आपका टीचर नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाकर ट्रेनिंग करके आए, फिर आकर के अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। और नहीं कर पा रहा, नहीं है, धीरे से हाथ जोड़ करके विदा ले लीजिए, क्योंकि इट मीन्स वो टीचर के कोई लायक नहीं है। तो एजुकेशन पॉलिसी, टीचर्स डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, 4 ईयर कोर्स के साथ बहुत सारी चीजें लेके आई है।
आपको ध्यान रखना है और इम्प्लीमेंट करना है। नई एजुकेशन पॉलिसी इसके बाद 2-3 और महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करती है। एक, वोकेशनल कोर्स। फॉरेन कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में, रिच कंट्रीज में, जो पैसे से ही नहीं आनंद के लिए भी जाने जाते हैं, ऐसे देशों में 50% से ज़्यादा बच्चे वोकेशनल में शिफ्ट हो जाते हैं। 60%, 50%, 70% एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करते हैं, अपनी फैक्ट्री खोलते हैं, अपनी कंपनी खोलते हैं, अपनी जगहों पर चले। हमारे यहाँ वोकेशनल सिर्फ मान लिया जाता है कि ये वोकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ तो मजदूर निकलते हैं, तो बेचारे क्योंकि निकलेंगे तो 5,000 की नौकरी भी नहीं पाते हैं, इसलिए कोई अपने बच्चे को वोकेशनल नहीं करने देता। एजुकेशन पॉलिसी ने कह दिया है आने वाले समय में आपका 10+2 मेन सब्जेक्ट होगा वोकेशनल। ऐसा नहीं कि एज एडिशनल सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, मेन सब्जेक्ट होगा और आपका वोकेशनल स्किल उन्हीं सब्जेक्ट में डेवलप होगी। इंजीनियरिंग भी वोकेशनल कोर्स है, मेडिकल भी वोकेशनल कोर्स है, बायो सब्जेक्ट भी वोकेशनल सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी वोकेशनल सब्जेक्ट है, फिजिक्स भी वोकेशनल सब्जेक्ट है। हम समझते नहीं इस चीज को, हम सिर्फ रोट लर्निंग दे करके निकाल देते हैं। वोकेशनल मतलब स्किल। वोकेशनल को डिक्शनरी में सर्च करिए, उसका अर्थ आएगा स्किल। स्किल मतलब कि बच्चा कुछ कर सके, देख सके, सोच सके। चूंकि स्किल शब्द आया तो मैं इसलिए यहां पर रोक करके इस चीज को जरूर बताऊंगा कि एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि जो वोकेशनल सब्जेक्ट है, वोकेशनल कोर्स है, मेन स्ट्रीमिंग करिए, बच्चों को मोटिवेट करिए, पेरेंट्स को मोटिवेट करिए कि वो पढ़ाएं। अभी तो एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में कंपलसरी वे में पढ़ाइए कि हर बच्चा 6ठा सब्जेक्ट वोकेशनल के रूप में पढ़े, उसका ज्ञान बढ़ेगा, उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और अगर जाना होगा तो रोजगार बना लेगा, नहीं जाना होगा तो निकल जाएगा डॉक्टर इंजीनियरिंग करने। लेकिन अगर आपने वोकेशनल की स्किल नहीं दी तो जब सड़क पर होगा तो फिर वो नहीं कर पाएगा, तब खड़ा रहेगा। तो वोकेशनलाइजेशन की बात ये पॉलिसी करती है और बड़ी खूबसूरत तरीके से इसमें बताया गया है। ये कठिन कार्य नहीं है, सिर्फ मैनेजर और प्रिंसिपल को जिद करनी है कि मेरे स्कूल में वोकेशनल लायक वातावरण हो सकता है एक लैब बनानी पड़े, हो सकता है फोटोग्राफी का एक रूम डेवलप करना पड़े, हो सकता है मशीनरी लायक कोई चीज करनी पड़े, यहीं से क्रिएटर निकलेंगे। आप अपने स्कूल में जितना वोकेशनल की चीजें उपलब्ध कराएंगे, 4 कमरे हो सकता बनाने पड़े और आपको लगे इससे तो फीस आनी नहीं है, क्यों बनाए। लेकिन अगर 4 कमरे वोकेशनल के बना दिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बना दिए, मशीन लर्निंग का बना दिया, मैकेनाइज्ड का बना दिया, इलेक्ट्रीशियन का डेवलप कर दिया, रिपेयर का डेवलप कर दिया, ऐसा नहीं है कि मोबाइल रिपेयर की दुकान खोलेगा, वो बच्चा क्रिएटर बनेगा, इनोवेटर बनेगा। आप उसकी स्किल को इग्नाइट कर रहे हो। आज जो बच्चा छोटा छोटा प्रयोग कर रहा है ना, वही कल का आइंस्टीन और आर्किमिडीज बनेगा। आइंस्टीन, आर्किमिडीज और न्यूटन हजारों बार फेल हुए होंगे क्योंकि उनके आविष्कार जो चाहते थे नहीं, लेकिन उसी के बाद वो निकले, उनको वातावरण मिला। तो वोकेशनल एक वातावरण है जिसको आपको अपने स्कूल में करना है। ये मत सोचिए कि वोकेशनल कोई लेता नहीं, आप मोटिवेट करिए, टीचिंग करिए पेरेंट्स की, जिससे अपने बच्चों को उसमें लेकर के आए। एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये कहती है और हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं कि बच्चों का असेसमेंट 360 डिग्री होना चाहिए। 360 का मतलब यह है कि आप याद करो अपने व्यक्तित्व को, आपको कितना असेस किया गया। सिर्फ एक बोर्ड एग्जाम हुआ और मान लिया गया 100 में 100। क्या आपकी वैल्यूज स्किल की गई, कभी आपकी वैल्यूज को आंका गया? क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल कभी असेस की गई? क्या आपकी कॉम्पिटेंसी कभी असेस की गई? क्या आपकी सोशल स्किल कभी असेस की गई? कभी नहीं की गई। सिर्फ 10वीं 12वीं परीक्षा दे करके निकल गए। एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि 360 डिग्री रिव्यू करना है, और रिव्यू का मतलब पेन पेपर ही नहीं, रिव्यू का मतलब सिर्फ टीचर ही असेस नहीं करेंगे, अब पेरेंट भी अपने बच्चे को असेस करेगा, पीयर ग्रुप भी उसको असेस करेगा, सोसाइटी भी उसको असेस करेगी, आउटसाइडर भी उसको असेस करेगा, और बच्चे को पता होगा कि उसको 360 डिग्री असेस किया जा रहा है, उसको पता होगा। तो इसका कारण क्या है ना, जब बच्चे को कंप्लीट आप असेस करेंगे, आकलन करेंगे, उसका एग्जाम ही नहीं उसके बाकी तरीकों से भी देखेंगे, तो पर्सनालिटी बेटर डेवलप होगी। कुछ बच्चे लैब में, कुछ बच्चे फील्ड में, कुछ बच्चे मैदान में, कुछ बच्चे म्यूजिक और डांस रूम में, कुछ बच्चे किसी स्किल के क्षेत्र में। तो जब सारी चीजें होंगी तब जब निखर करके आएगा, देन आप मान के चलिए कि आप कंप्लीट पर्सनालिटी को असेस कर पा रहे हैं। इस असेसमेंट के लिए हम लोगों को भी निर्देश मिला है कि अपने प्रश्न पत्र बदलिए, रोट लर्निंग से छुटकारा पाइए,
क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेटिव थिंकिंग वाले प्रश्न पूछिए। हम उस पर भी आ रहे हैं और हमने प्लान किया है कि किस तरीके से एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 10वीं और 12वीं के प्रश्न पत्रों को बदलेंगे। उसी प्रक्रिया के तहत देश के सारे स्कूलों को क्लास 10th और 12th में 20% इंटरनल असेसमेंट की छूट दी गई। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप मैनेजर्स को यह जानना चाहिए। 20% सीबीएसई ने पिछले साल छूट दिया आपको। क्या कहा? हिंदी में भी 20% इंटरनल असेसमेंट था। हमारा क्वेश्चन पेपर हिंदी का 80 नंबर का आता है 10th का, अंग्रेजी का 80 नंबर का आता है। हिंदी, अंग्रेजी, मैथ सबका 80 नंबर आता। पहले सिर्फ प्रैक्टिकल का 20 नंबर होता था। अब सारे सब्जेक्ट में 20% मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के। इंटरनल में क्या करेगा? साल भर आपका टीचर देखेगा उसने अपनी प्रैक्टिकल्स कैसे किए हैं, पोर्टफोलियो कैसे बनाया है, उस बच्चे ने स्पोर्ट्स कैसे पार्टिसिपेट किया है, कम्युनिकेशन कैसे डेवलप किया है। पूरे वर्ष भर आपका टीचर आंकलित करेगा और 20 में 20, 20 में 18, 20 में 17 दे देगा। हमने ईमानदारी से आपके हाथ में छूट दे दी। सेल्फ डिस्क्लोजर है ये। नुकसान ये हो रहा है कि टीचर को ये लगता है कि ये तो परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा, तो 20% पर असेस ही नहीं करते और 20 में 20 सबको दे देते हैं। यही प्रैक्टिकल के साथ होता है कि ये 30 नंबर के क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के प्रैक्टिकल परीक्षा में तो पूछे नहीं जाएंगे। जो आउटसाइडर आ रहा है चलो उससे प्यार से बात करके मैनेज कर लेते हैं। आउटसाइडर आने वाला बोले मैं 30 में 20 दूंगा, लड़ाई हो जाती है प्रिंसिपल की, मेरे बच्चे को कैसे खराब कर दोगे रिजल्ट। वही 30 में 30 दिलाने की जिद हो जाती है। आपने साल भर काम कराया नहीं, लैब दिखाया नहीं, एक्टिविटी कराई नहीं, इंडस्ट्री कनेक्शन किया नहीं, फील्ड विजिट कराई नहीं, इनोवेटिव क्रिएटिव जैसी पेडागोजी दी नहीं, लैब में मटेरियल आपने फिलअप नहीं किए और उसके बाद आपने 30 में 30 दे दिया, 20 में 20 दे दिया। ये ऐसा नुकसान होगा जो कभी नहीं भरेगा। इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से, आप जितने भी यहाँ मैनेजर्स हैं, ओनर्स हैं, कि 20% जो इंटरनल असेसमेंट है या 30% जो प्रैक्टिकल्स है उसमें अप्रैल से काम शुरू कराइए, जिससे फरवरी मार्च में 30 में 30 देने की नौबत ना आए। आपका टीचर, आपका प्रिंसिपल, आपका स्कूल अगर अप्रैल से ही शुरू कर देगा कि ऐसे 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 करके 30 में 30 और 20 में 20 जाएंगे, तो साल भर में बढ़िया भी होगा, सीख भी जाएगा, स्किल भी हो जाएगा, मजा भी बच्चे को आएगी और नंबर भी मिलेगा। तो 360 डिग्री रिव्यू में ये सारी चीज़ें कवर होती हैं जो एजुकेशन पॉलिसी ने कही है। और धीरे धीरे इंटरनल असेसमेंट हो सकता हम और बढ़ाएं, लिबर्टी आपको और मिले, जिससे आप अपने बच्चे को साल भर असेस कर सकें और हमारे 3 घंटे के प्रश्न पत्र से कम नुकसान हो उसका। एक बात मैं और जिक्र करना चाहूँगा, आप सबको ये बताना जरूरी भी और आप सब जानते भी होंगे। आपका टीचर जो क्लासरूम में पढ़ा रहा है, जो उसने 40 मिनट में पढ़ाया या 4 घंटे में पढ़ाया या 1 साल पढ़ाया, उसका ऑब्जेक्ट पूरा हुआ कि नहीं, आप लोग कभी पूछते हो? एज ए मैनेजर, एज ए ओनर, कभी आप इन्वॉल्व होते हो? कभी क्लासरूम में ऑफिस छोड़ करके कमरे में बैठते हो बच्चों के पीछे कि टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं? बैठिए, आप राउंड लीजिए, आप क्लासरूम में बैठिए, आप बच्चों को देखिए, रिजल्ट में डिस्कस करिए, पेरेंट्स से बात करिए, इनफॉर्मल मीटिंग करिए, बिना परिचय दिए हुए मैदान में खेलिए, तब आपको पता चलेगा स्कूलों में क्या चल रहा है। आपका जो टीचर है, जो टीचर क्लासरूम में 40 मिनट पढ़ाया है, उस टीचर को पता है क्या कि इस 40 मिनट्स में क्या पढ़ाना था। वो बता देगा जी ये चैप्टर पढ़ाना था। वो चैप्टर जो पढ़ाना था उसकी नॉलेज बच्चों को हुई, यहाँ टीचर आपका 50% फेल करेगा। 40 मिनट में जो पढ़ाया वो सीख डेवलप हुई कि नहीं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लर्निंग आउटकम। वो सामान्य शब्द है कि जो आपने 40 मिनट में पढ़ाया, जो आपने 1 घंटे में पढ़ाया, उसका आउटकम निकला कि नहीं, परिणाम निकला कि नहीं। भाई आटे की चक्की में जब गेहूं डालेंगे तो आटा निकलना चाहिए ना बाहर। आप ऐसी कोई चीज जो आप प्रयास करें और उसका रिजल्ट ना निकले। मैं बड़ा सामान्य उदाहरण दे रहा हूं कि गेहूं आप इसलिए पीसते हैं कि आटा निकले। क्लास में 40 मिनट में उसने पोएम पढ़ाई, पोएट्री पढ़ाई, साइंस पढ़ाई, अर्थमेटिक पढ़ाया, मैथमेटिक पढ़ाया, आउटकम निकला कि नहीं। तो सबसे पहले तो आधे टीचर को यही नहीं मालूम होता कि आउटकम होता क्या है, चैप्टर का आउटकम क्या है,
लर्निंग आउटकम क्या है उसको मालूम ही नहीं है, लर्निंग गोल क्या है ये भी उसको नहीं मालूम है। आपको जानना चाहिए, आप मैनेजर्स हैं, स्कूल चला रहे हैं, ओनर्स हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। एनसीईआरटी ने लर्निंग गोल्स, लर्निंग आउटकम्स डिसाइड कर दिए आपकी सुविधा के लिए। आप अपने प्रिंसिपल और टीचर को मोटिवेट करिए कि एनसीईआरटी के लर्निंग आउटकम को, लर्निंग गोल को पढ़ें और समझें, और क्विज कराइए उस पर, सेमिनार कराइए उस पर, वेबिनार कराइए उस पर। आप भी बैठिए और प्रश्न पूछिए। हिंदी के 8वीं क्लास की पहले चैप्टर का ये नाम है और उसको पढ़ाने के बाद ये आउटकम निकलना चाहिए, यहां तक एनसीईआरटी ने बना दिया है और वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। जो आउटकम निकलना चाहिए वो क्लास में उस 40 मिनट में निकला कि नहीं निकला, उसको असेस करने का तरीका भी एनसीईआरटी ने बता दिया है। क्विज कर लो, क्वेश्चन कर लो, पूछ लो, असेस कर लो, दूसरे टीचर पूछ लें। तो सबसे पहले तो टीचर को लर्निंग आउटकम पता हो, लर्निंग गोल पता हो, उसको अपने आउटकम को जांचना पता हो, ये जरूरी है। ये एनईपी बात करती है और आपको ट्रेंड करना है। आपसे निवेदन करता हूँ, थोड़ा सा समय ज़्यादा हो रहा है, आप लोग बोर भी हो रहे होंगे, हो सकता है एकेडमिक चीज़ें हों, लेकिन फिर भी निवेदन करता हूँ कि क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका परिणाम निकलना चाहिए, और परिणाम वो नहीं है जो 100 में 100 आता है। 40 मिनट का, 4 घंटे का, 4 दिन का आउटकम चैप्टर वाइज मैप किया गया है। भारत सरकार ने, एनसीईआरटी ने मैप किया है। आप जिस भी विषय के मास्टर हो, आज क्लिक करिए मोबाइल से, आपको तुरंत दिख जाएगा कि ये चैप्टर का ये आउटकम है। आउटकम क्या, अब उदाहरण मैं दोबारा दे रहा हूं, जैसे मैंने हिंदी में आपको बताया कि जब एक लिटरेचर का चैप्टर स्टोरी टीचर पढ़ाएगा, तो स्टोरी पढ़ाने के बाद वो आउटकम क्या क्या है, वही आउटकम वही है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। वो आउटकम कम्युनिकेशन स्किल है, वो आउटकम संवेदनशीलता है, वो आउटकम कोलैबोरेटिव स्किल है, वो आउटकम टीम भावना है। जब ये डेवलप होगी तब माना जाएगा कि शिक्षा का उद्देश्य पूरा हुआ, नहीं तो रट लिया। रट लिया ये गलत है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। महोदय, एनसीईआरटी ने लर्निंग गोल, लर्निंग आउटकम तय कर दिया है। आप पढ़ें, टीचर को पढ़ाएं, प्रिंसिपल को पढ़ाएं, वेबिनार करें, सेमिनार करें, क्विज करें, और कोई तरीका नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तब आपका स्कूल शहर का बेस्ट स्कूल बनेगा, तब आपके बच्चे और पेरेंट आपको याद करेंगे। अब मैं असली चीज पर आता हूं जो मैं लास्ट में बोलने वाला था। ओईसीडी ने, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे, जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ओईसीडी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने डिसाइड ये किया है वैश्विक स्तर पर कि 21वीं शताब्दी में, जो 21वीं शताब्दी अभी 80 साल चलेगी, अभी 2 पीढ़ियां उसी में रहेंगी। 21वीं शताब्दी में शिक्षा में कौन सी स्किल डेवलप करनी है आपके बच्चों में। आपके सामने अगर यहाँ बच्चे बैठे हैं तो वो भी सुने और उनके माता पिता भी सुने। उस स्किल को ओईसीडी के डॉक्यूमेंट में 3L कहा गया है। इसको आप चाहें तो याद कर लें, 3L कहा गया है। 1L मीन्स लर्निंग स्किल्स, 2nd L का मतलब लिटरेसी स्किल्स, एंड 3rd L का मतलब लाइफ स्किल्स। 21वीं शताब्दी में आपके बच्चों में अगर ये स्किल नहीं होगी तो शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, देश को अच्छा नागरिक नहीं मिला, और वो बच्चा अपने भी काम नहीं आएगा। वो स्किल क्या है, आपको मैं रिपीट करूंगा, लर्निंग स्किल्स, लिटरेसी स्किल एंड लाइफ स्किल्स। लर्निंग स्किल जो है, उन लर्निंग स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट जो लर्निंग स्किल है वो क्रिएटिविटी की है। उसको 4C कहते हैं। C नंबर 1 क्रिएटिविटी, C नंबर 2 कम्युनिकेटिव, C नंबर 3 कोलैबोरेटिव, एंड C नंबर 4 क्रिटिकल थिंकिंग। कि आपके क्लासरूम से निकलने वाले, सर जी मैं 10 मिनट और बात करूंगा, थोड़ी देर अटेंशन दे दे प्लीज, और नहीं तो एक बार और योगा करा दूंगा मैं। अच्छा, एक बार जोर से हंसिए आप लोग, एक बार जोर से हंसिए सर, हंसिए सर, एक बार ताली बजा दीजिए। अभी बहुत सारे लोग धीरे धीरे ताली बजा रहे हैं, और ताली बजाएंगे तो गर्मी मिलेगी आपको, ठंडक बढ़ गई है। थैंक यू। लर्निंग स्किल, लाइफ स्किल, लिटरेसी स्किल। लर्निंग स्किल में कहते हैं कि आपके बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, मतलब रीडिंग, राइटिंग एंड पढ़ने, लिखने और समझने की क्षमता। आपके बच्चे में, तीसरी के बच्चे में, तीसरी के लायक पढ़ना, लिखना, समझना आया कि नहीं, ये भी आपको बता दूं। अभी इसकी भी रिपोर्ट आई है इंडिया की,
70% बच्चे तीसरी में जो जाके सीखना चाहिए वो 7वीं में सीखते हैं। ये आई ओपनर है। यस, ये रिपोर्ट है आपके देश की कि 3rd में रीडिंग राइटिंग की जो स्किल सीखनी चाहिए, चूंकि आप अच्छी पेडागोजी नहीं अपनाते, आप प्रयास नहीं करते, आप ऐसे ही छोड़ देते हैं टीचर को अनस्किल्ड तरीके से, तो बच्चा 3-4 साल बाद उन चीजों को सीखता है। NEP ये कहती है कि आपको ये ध्यान रखना है कि तीसरी के लेवल पे जो रीडिंग राइटिंग लर्निंग स्किल होनी चाहिए वो तीसरी में सीखे। अगर वो चौथी में सीखेगा, 5वीं में सीखेगा, 6ठी में जाके सीखेगा तो बड़ा गैप हो गया और बेस कमजोर हो गया, नींव कमजोर हो गई। मैं फिर रिपीट करूंगा, कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए, कम्युनिकेट कर सकता अपनी बात को, पब्लिक को एड्रेस कर सकता है, और हर क्लास की अलग अलग लेवल है, ये भी है। लेकिन एक जनरल शब्दों में बोलूं तो कम्युनिकेशन की स्किल है कि नहीं, रीडिंग राइटिंग की स्किल है कि नहीं। दूसरा सी कहता है क्रिटिकल थिंकिंग या कोलैबोरेटिव या कम्युनिकेट या क्रिएटिव। आपका बच्चा क्रिएटिव है कि नहीं, जो क्लासरूम में उसने साइंस पढ़ी, मैथ पढ़ा, अलजेब्रा पढ़ा, उसमें क्रिएटिव तरीके से कोई नया ट्विस्ट दे पाया कि नहीं। आपके बच्चों को यही समय है क्रिएटिव बनाने का। सिर्फ रटाइए मत, आप प्रश्न पूछिए, उत्तर मत दीजिए, बच्चे अपने आप उत्तर निकाल देंगे कुछ देर में। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो क्लास में जाके पहले प्रश्न पूछते हैं, क्यूरियस करते हैं क्लास को। ये बहुत अच्छा तरीका है कि क्लास में जाके किताब पढ़ के उत्तर बता दो, या बच्चों से पूछो बेटा ये 5 प्रश्न का उत्तर बताओ, आधा देगा, फिर हिंट करिए और हिंट करिए और हिंट। थोड़ी देर में बच्चे वो 5 प्रश्नों को पुराने अपनी क्लास से, अपने ज्ञान से रिलेट करके आपको एक कंपोजिट उत्तर दे देंगे। तो क्यूरियस बनाना चाहिए, कम्युनिकेटिव। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी का फर्स्ट L है लर्निंग स्किल, उसमें कम्युनिकेटिव, क्रिएटिव, कोलैबोरेटिव मतलब टीम में काम करना, और चौथा क्रिटिकल थिंकिंग। संकट का समय आए, कोई जटिल बात आए, कोई ऐसी चीज आए जब बच्चे को निर्णय लेना हो, समस्या का समाधान करना हो, तो उसमें आना चाहिए। घर में आग लग गई, आपके बच्चे में अगर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, आपके बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, तो आंख बंद करके रोएगा। आपके घर में आग लग गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, आंख बंद करके रोएगा। लेकिन अगर उस बच्चे में आपने इग्नाइट कर दिया तो आग बुझाना वो दिखा देगा आपको। एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी किनारे खड़ी हो गई, आपके बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिटिकल थिंकिंग होगी, रास्ते में लिफ्ट लेगा, किसी को रोकेगा, गांव वालों को बुला के लाएगा, इलाज तक पहुंचा देगा। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगी तो नहीं कर पाएगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जीवन में हर जगह काम आती है। घर में लड़ाई हो रही है, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्वर होगा तो लड़ाई को रोक देगा, रास्ता निकाल देगा। डाइवोर्स होने वाला है, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्वर होगा, बचा करके दूसरे रास्ते से निकल जाएगा। ये जरूरत होती है स्किल्स की जो जीवन में काम आती है, इसको कहते हैं लर्निंग स्किल्स। ऐसे ही लाइफ स्किल्स होती है कि आपके बच्चे में लीडरशिप डेवलप हुई कि नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब दूसरों के विचारों को अडॉप्ट कर पाता है कि नहीं, फ्लेक्सिबल है कि नहीं, सोशल स्किल है कि नहीं, सेंसिटिव है कि नहीं, पेरेंट्स के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति, एनर्जी के प्रति, अपने देश के प्रति, संपत्ति, राष्ट्रीय संपत्ति के प्रति, अपनी हेल्थ के प्रति, अपने परिवार के प्रति सेंसिटिव है कि नहीं, सोशल स्किल, या सेल्फिश हो गया है, स्वार्थी हो गया है। अगर आपके बच्चे में सोशल स्किल नहीं होगी तो देश के किसी कार्य नहीं आएगा, इवन वो अपने काम भी नहीं आएगा। तो OECD के डॉक्यूमेंट में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह कहा गया है कि आपके बच्चों में 21वीं शताब्दी की ये स्किल होनी चाहिए। अगर ये स्किल्स नहीं होंगी आपके बच्चे में तो आपका बच्चा वो आउटपुट नहीं दे पाएगा। अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं फिर एक बार आप सबसे विदा लेना चाहूँगा और पूरे मैनेजमेंट को, पूरी टीम को धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि मुझे आपने आमंत्रित किया, बुलाया, अवसर दिया। इतने अच्छे श्रोता जो चाहे ज़बरदस्ती चाहे जानबूझ करके बैठे और सुन रहे हो बड़े ध्यान से, हम उम्मीद करते हैं कुछ आप तक पहुंचा होगा। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको उनको लागू करना है। अच्छे टीचर लाइए, टीचर को ट्रेंड करिए, पेरेंट से बात करिए और पेरेंट को पेरेंटिंग सिखाइए, और अपने बच्चों का सिर्फ एक आउटकम चेक करिए कि आपके स्कूल का बच्चा इनोवेटिव, क्रिएटिव और स्किल्ड हुआ कि नहीं, कॉम्पिटेंट हुआ कि नहीं। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और एक अंतिम कोट पढ़ करके जाना चाहूँगा
आप खड़े रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, आपकी इच्छा। आपने नाजी सुना होगा, नाजी कैंप की बात सुनी होगी। ऐसा माना जाता है कि लाखों लोग उस कैंप में जला दिए गए थे, नष्ट कर दिए गए, पूरी की पूरी रेस और जाति खत्म कर दी गई थी। उस नाजी कैंप में एक व्यक्ति जिसने उस अत्याचार को देखा था, उस यातना को देखा था, उसने टीचर्स को एड्रेस करके एक लेटर लिखा था, जो मिला और दुनिया के सामने आया है बहुत पहले से। उसने लिखा था, उसने लिखा कि मैंने अपनी खुली आंखों से देखा है कि विद्यालयों से निकलने वाले इंजीनियर्स ने यातना के बंकर बनाए, विद्यालय से निकलने वाले, स्कूल से निकलने वाली नर्सेज ने बच्चों का मर्डर किया, उन्हीं मेडिकल कॉलेजेस से निकलने वाले डॉक्टर्स ने उनको जहर के इंजेक्शंस दिए, उन्हीं कॉलेजेस से निकलने वाले ग्रेजुएट्स, स्कॉलर्स, पोस्ट ग्रेजुएट ने इस तरह का अत्याचार किया। उसको देख करके मुझे शिक्षा पर संदेह होता है कि क्या हमारे स्कूलों ने ऐसी शिक्षा दी है जहां से निकलने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, नर्स और डॉक्टर ने यह कार्य किया है। हमें एक बार मुड़ करके देखना चाहिए कि हमारे स्कूलों से निकलने वाले बच्चे समाज में क्या कर रहे हैं। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी पत्नी और आप, एक ये भी देखिए और स्कूलों से निकलने वाले बच्चों को भी देखिए कि क्या वो निकलने वाले बच्चे देश, समाज और दुनिया को बढ़ा रहे हैं या सिर्फ अपना देख रहे हैं। उत्तर आपको मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।